तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेयर एक्ट और नोट्स दोनों ही चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। इस समय मैंने जो ये नोट्स शेयर किए हैं दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 55। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो आपको महसूस हो गया होगा इसमें केस लॉज, कमेंट्री, ए टू जेड डायनेमिक नोट्स हैं। और वैसा ही सर सेशन भी हम लेने वाले हैं। जी अनुराग बोलिए। सर जैसे नोट्स और चलिए तो शुरू करते हैं। और बहुत एक इनिशियल से क्वेश्चन से जो कि मैंने अभी अभी जस्ट इस पे लिखा है रेड कलर से, जो नोट्स मैंने शेयर किए थे उसमें वो लिखा हुआ तो था पेंसिल से, लेकिन थोड़ा ब्लरी आया है इसलिए वो मैंने वापस लिखा। इंडियन एविडेंस एक्ट इनेक्टेड इन 1872 किसने ड्राफ्ट किया? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? सो सर जेम्स स्टीफन। Sir James Stephen is the person who drafted Indian Evidence Act. जितने भी कोड, जितने भी एक्ट हम पढ़ते हैं उन सब के लिए एक चेयरमैन, एक हेडमैन प्रिस्क्राइब्ड रहता है और वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। बीइंग अ लॉ स्कॉलर ये एक बहुत इनिशियल चीज़ है। सो ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। सर जेम्स स्टीफन ड्राफ्टेड इंडियन एविडेंस एक्ट इन 1872। नेचर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ एविडेंस एक्ट की हम बात करें तो सबसे पहला इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। नॉट एग्जॉस्टिव का मीनिंग है इसमें कहीं कहीं पे हमें दूसरे एक्ट्स का रेफरेंस भी लेना पड़ता है। जो बात इंडियन एविडेंस में आगे जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे आप देख लेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज में आपको लिखा मिलेगा दैट इज इन डेफिनेशंस का मीनिंग सेम ऐसा लेना है जैसे कि उस एक्ट में लिखा है। लाइक आईटी एक्ट के बारे में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इस अकेले एक्ट को पढ़ के हमें सारे आंसर्स नहीं मिल जाते हैं। इस एक्ट में कई जगहों पर दूसरे एक्ट्स के बारे में, दूसरे कोड्स के बारे में रेफरेंस दिया हुआ है। दैट इज वाई इट इज सेड एज कॉल्ड एज इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन इट्स नेचर। इंडियन एविडेंस एक्ट सेकंड पॉइंट इज लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मीनिंग होता है लॉ ऑफ द लैंड, कि जिस कंट्री के लिए वो बनाया गया है उसी कंट्री में वो एज इट इज वहाँ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट इज लेक्स फोरी इन नेचर। लॉ ऑफ द लैंड है इंडियन एविडेंस एक्ट। थर्डली आता है इट इज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर। देखिए दो तरह के ऑन द बेस ऑफ नेचर अगर हम लॉ को क्लासिफाई करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन बनते हैं। एक बनता है सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि। दूसरा बनता है प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। तो एविडेंस एक्ट का नेचर कैसा है? एविडेंस एक्ट का नेचर समझने से पहले हम शॉर्ट में ये समझ लें कि सब्सटेंटिव लॉ किसे कहेंगे और प्रोसीजरल लॉ किसे कहेंगे। कोई भी ऐसा लॉ जो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिफाइन करता है या फिर आपके द्वारा किए गए ऑफेंसेस और उनके पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है, वो आते हैं सब्सटेंटिव लॉ में। अगर सिविल के नेचर से देखें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाएंगी। अगर क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ पे ऑफेंसेस, क्राइम एंड उनके पनिशमेंट्स को स्पेसिफाई किया जाएगा वो होता है सब्सटेंटिव लॉ। और जहाँ पे इन राइट्स को अवेल करने के लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब हो, जहाँ पे इस पनिशमेंट को ग्रांट करने के लिए प्रोसीजर स्पेसिफाइड हो, उसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में ना तो किसी तरह के कोई राइट्स हैं और ना ही किसी तरह के कोई पनिशमेंट है। इंस्टेड एविडेंस एक्ट ये बताता है कि एविडेंसेस को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग द ट्रायल। इसका मतलब ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि का ही पार्ट है। चौथा इसका नेचर आता है इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। रेट्रोस्पेक्टिव शब्द का अर्थ होता है कि जिस दिन ये बना उसके पहले से ये लागू माना जाएगा। जिस दिन ये बना उसके पहले से, मान लीजिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1872, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि भी एविडेंस एक्ट है ये 1872 में इनेक्ट हुआ और 1872 से फिर ये एनफोर्समेंट में चला आ रहा है।
अब मान लीजिए इससे पहले कोई क्रिमिनल केस चल रहा है कोर्ट में जो 1870 से चल रहा है या 1869 से चल रहा है, 1868 से चल रहा है, क्या उस केस में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? तो इसका सीधा सीधा आंसर है एप्लीकेबल होंगे। आप कहेंगे सर एक्ट बनने से पहले ही वो तो केस चल रहा था, तो उसमें क्यों एप्लीकेबल करना है? वो इसलिए करने हैं बिकॉज इसका नेचर रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है कि जिस दिन ये बना उसके पहले के भी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके पहले से भी कोई केस चल रहे हैं, उन पर भी ये पूर्णतः लागू होगा, पूरी तरह से ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड डेट ऑफ एनफोर्समेंट यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख देते हैं। आप में से अगर किसी को पता हो तो बताइए। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट, जी इन्फोर्स तो बोलिए बोलिए। 1 सितंबर को हुआ था 1 सितंबर 1872। ये क्या है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट या एनफोर्समेंट? सर इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो इनेक्टमेंट भी बताइए। सर वो याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इट वॉज इनेक्टेड ऑन 15 मार्च 1872। 15th March 1872, and as Richa has said regarding the date of enforcement, that was absolutely correct. It was enforced from 1st September 1872। ठीक है, तो ये तो वैसे सभी एक्ट्स के, सभी लॉज के हमें याद होने ही चाहिए अच्छी तरह से। चाहे तो एक छोटी छोटी से फ्लैश कार्ड्स पे लिख के अपने रूम में पेस्ट कर दीजिए स्टडी प्लेस के जगह पे अलग अलग एक्ट्स के लिए, तो बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। सो दिस इंडियन एविडेंस एक्ट वाज एक्ट नंबर 1 जी, एक्ट नंबर 1 सर, एक्ट नंबर जी बिल्कुल, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, बिल्कुल सही कहा आपने। So this was enacted on 15th March 1872 and came into force from 1st September 1872. Non-exhaustive है, lex fori है, law of the land, procedural in nature है, retrospective effect रहता है इसका, and lastly इसके nature में आता है it is an adjective law, यानी कि ये दूसरे प्रोसीजर में एज एन एडिटिव रहता है, ऐड होता है उसके प्रोसीजर को एनफोर्स करने के लिए, उसमें एक तरह से कह सकते हैं एज एन एडिशन रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, एडजेक्टिव लॉ है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें कि आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकेगा, तो उसके बारे में सेक्शन 1 स्पेसिफाई करता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इसमें नागालैंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है, जैसा कि सीआरपीसी में लिखा है, सीपीसी में लिखा है। इंडियन एविडेंस एक्ट में स्टेट ऑफ नागालैंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इट विल अप्लाई ऑन होल ऑफ इंडिया। सेकेंडली, इट अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होगा, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो जो कि किसी कोर्ट के सामने चल रही है। थर्डली, इट अप्लाइज ऑन कोर्ट मार्शियल प्रोसीडिंग्स। कोर्ट मार्शियल प्रोसीडिंग्स आप जानते हैं क्या होते हैं, तो इट अप्लाइज ऑन कोर्ट मार्शियल प्रोसीडिंग्स बट एक्सक्लूडिंग। कौन सी चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा, इसके बारे में प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन बनता है। दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाइज टू आर्मी एक्ट, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। कोई भी कोर्ट मार्शल जो कि आर्मी, इंडियन नेवल एंड एयरफोर्स में एप्लीकेबल हो रहे हैं, चल रहे हैं, ट्राई हो रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, उन पे इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। वाई सो? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके अपने एक्ट्स हैं, इनके अपने लॉज हैं, इनके ऊपर सिविलियंस के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सीआरपीसी में भी सेक्शन 45 में क्या लिखा था। सेक्शन 45 में यही लिखा था कि सेक्शन 41 से लेकर 44 के तो जो प्रोविजंस हैं अरेस्ट से रिलेटेड, वो आर्म्ड फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होंगे। और वही बात यहाँ लिखी है, इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल पे भी अप्लाई होता है, लेकिन कोर्ट मार्शल जो कि आर्मी के, इंडियन नेवल के, इंडियन नेवी के, इंडियन एयरफोर्स के हैं,
उन पे अप्लाई नहीं होगा, बाकियों पे होगा, ठीक है, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे होगा। फोर्थली, इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बनता है इसमें से भी। एफिडेविट पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन है, दैट इज ऑर्डर 19 रूल 1 ऑफ सीपीसी 1908। ऑर्डर 19 और रूल 1 में एफिडेविट्स को भी एज एन एविडेंस प्रेजेंट किया जा सकता है, अदरवाइज बाकी जगह पे एफिडेविट पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ऑर्डर 19 रूल 1 में क्या लिखा है उसके बारे में शॉर्ट नोट बना के आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। कल तक का समय आपके पास में ऑर्डर 19 रूल 1 के बारे में 2 लाइन 3 लाइन जितनी भी आपकी इच्छा हो आप ग्रुप में जरूर से शेयर करेंगे इसके बारे में। और फिर आता है पॉइंट नंबर 5, इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर्स। क्योंकि वैसे भी अगर पॉइंट नंबर 2 को आप देखें, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होगा, आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स में अप्लाई नहीं होगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में अप्लाई नहीं होगा, तो इट डज नॉट अप्लाई ऑन द प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 को अगर आप देखें तो अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट है तो आप उसमें देख सकते हैं सेक्शन, एक मिनट सॉरी, नो, सीआरपीसी की बात हो रही है। सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्पेसिफाई किया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है व्हाट डू वी मीन बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो वही है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे डिफाइन है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? सीआरपीसी सेक्शन 2I में। लास्टली आता है इट डज नॉट अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स किस तरह की होती हैं? कई बार कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं, किसी तरह के कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं, इन हाउस इंक्वायरीज होती हैं, तो उसमें भी इन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर हम बात करें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा, ऐसा बोलना सही है, उसमें कोई गलत कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो ये था सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर रखा है डिटेल में। एन इंक्वायरी अबाउट द मैटर ऑफ फैक्ट वेयर देयर इज नो डिस्क्रिशन टू बी एक्साइज्ड, नो जजमेंट टू बी फॉर्म्ड एंड देयर इज ड्यूटी टू परफॉर्म इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग क्या होता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि जब कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह होती है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग कहते हैं। एक मूवी अभी कुछ टाइम पहले आई थी, जॉली LLB 2, ऐसा कुछ, अक्षय कुमार की जो मूवी थी, तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर ने एनकाउंटर किया था एक पर्सन का, उसके बारे में एक PIL तो कोर्ट में फाइल हुई, वो प्रोसीडिंग चल रही थी। क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग थी? यस, इट वाज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसमें एविडेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। साथ के साथ में जिसने भी मूवी देखी है आपको ध्यान होगा, उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास आए थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि हम इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाएंगे एंड विल जस्ट सी टू इट कि व्हाट बेस्ट कैन बी डन, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे। वो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वर्ड बोला गया था, क्या वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग थी? क्या उसमें भी एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा? नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग थी, उसमें एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेन कर रखा और कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे कि कौन कौन सी चीज़ों को आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में ले सकते हैं। सबसे पहला, वेयर द मैजिस्ट्रेट इज नॉट ऑथराइज टू कंडक्ट इंक्वायरी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास में इंक्वायरी कंडक्ट करने का के लिए ऑथोरिटी नहीं है। प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय द पुलिस ऑफिसर, सॉरी बाय अ पब्लिक ऑफिसर, कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है उसमें एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। प्रोसीडिंग्स ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी अबाउट क्राइम बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आते हैं, तो वो अगर कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहे हैं उसे भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में लेंगे, बिकॉज उनके अथॉरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उनकी अथॉरिटीज़ जुडिशियल अथॉरिटीज़ नहीं हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 176 CRPC, सेक्शन 176 CRPC रिलेट करता है रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ
final investigation report in the during the trial by the investigation officer. Proceedings before tribunals, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज से ट्राइब्यूनल्स फॉर्म की गई हैं, रेंट ट्रिब्यूनल हो गया, अदर कोई ट्राइब्यूनल सेट किया है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पसेस से, उसमें भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा. डिपार्टमेंटल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर ऑल्सो नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको लेटेस्ट उसका. और अब एक क्वेश्चन है, वेदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है आप अच्छी तरह से समझते हैं, वेदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और नॉट. सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए सोचें अपने माइंड में और फिर आप बताएं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं है. हालांकि इससे रिलेटेड जो डिसीजन आया था उसका साइटेशन यहाँ पे गिवन है. यस सर. ब्रिज नंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण, AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 66. This is a judicial process, sir. Proceeding. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. Yes, sir. ठीक है. आंसर है, दो द प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर जुडिशियल इन कैरेक्टर बट स्टिल दे आर आउटसाइड द स्कोप एंड परव्यू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो ये आपका जो सोचना है बिल्कुल करेक्ट है कि सर जुडिशियल प्रोसीडिंग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, लेकिन क्या उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा? आंसर है नहीं. और ये कहाँ लिखा गया था? साइटेशन इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. तो यही डिफरेंस है बेयर एक्ट और नोट्स में कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो नहीं मिल पाती हैं वो आपको इसमें मिल पाएंगी. बहुत ही मेहनत से बनाए हुए नोट्स हैं. अगर Yes, sir. Yes, sir. किसी कोचिंग सेंटर पे आप लोगों ने कभी कुछ देखे होंगे, करे होंगे, तो अच्छा खासा अमाउंट ये चार्ज किया जा सकता है. बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं और आप लोगों को बेनिफिट इसका डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है, यहाँ तक किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 2 इसका रिपील कर रखा है और सेक्शन 3 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज है. सेक्शन 3 में आते हैं डेफिनेशंस वगैरह के बारे में. बिफोर दैट एक बार देख लें, एक और क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट है, वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द एफिडेविट और नॉट. अभी थोड़ी देर पहले इस बात को मैंने हालांकि शॉर्ट में लिखा हुआ भी था और मैंने आपसे कहा था कि रूल Not, sir. ऑर्डर No. रूल 1 के बारे में आप लोग मुझे Not apply, sir. अप्लाई होता है, अप्लाई होता है, वहाँ पे एक्सेप्शन में लिखा हुआ था. हाँ, एक मिनट. No, sir. जी वापस मैं क्लियर कर देता हूँ. एफिडेविट्स पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर 19 रूल 1 उसका एक्सेप्शन है. CPC में, sir. CPC का ऑर्डर 19 रूल 1 उसका एक्सेप्शन है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता है. सो आंसर Yes, इज sir. नो, इट डज नॉट अप्लाई, बट द एक्सेप्शन इज ऑर्डर 19 रूल 1 ऑफ CPC 1908. और ये भी कहाँ पे, इसके लिए भी एक साइटेशन है, नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2013. पेज यहाँ पे कुछ ब्लर हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ. वैसे तो आप इसको साइटेशन को सर्च आउट करेंगे तो वैसे भी मिल जाएगा. सो एनी कोर्ट मे एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर, ये है सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 58, जो लास्ट में साइटेशन में मिस हो रहा है, आप लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 58. एनी कोर्ट मे एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट. तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है ऐसा करने के लिए, और दैट द एफिडेविट ऑफ एनी witness may be read at the hearing on such condition as the court thinks reasonable. तो कोर्ट को अगर रीजनेबल लगता है तो वो ऐसा अलाउ कर सकती है. एविडेंट्री वैल्यू ऑफ एफिडेविट की अगर हम बात करें तो उसके कंसर्न में केस है शिवराज सिंह वर्सेस AP बत्रा, AIR 1955, इलाहाबाद 638. कि एविडेंट्री वैल्यू क्या रहती है एफिडेविट की. So Evidence Act does not apply to affidavits. If fact is allowed to be proved by affidavit, it may be proved by affidavit, notwithstanding a provision is provided in Evidence Act. तो नॉर्मली एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, और अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि एफिडेविट से प्रूव करना है तो बिना किसी प्रोविजन के होते हुए भी उसको एफिडेविट से प्रूव किया जा सकेगा, अगर कोर्ट ऐसा अलाउ करती है तो. सिर्फ
कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। सेक्शन 2 जैसा कि मैंने बताया रिपील हो रखा है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशंस दे रखी हैं, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन कोर्ट की, व्हाट डू वी मीन बाय कोर्ट। अब कोर्ट की डेफिनेशन भी अलग अलग कोड अलग अलग एक्ट्स में आप देखेंगे तो कई जगह पे डिफाइन किया गया है। एविडेंस एक्ट में लिखा है ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। जो भी मैजिस्ट्रेट्स, जो भी जजेस जो कि ऑन ओथ लीगली एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड हैं, वो कोर्ट हैं आप अपने आप में। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्रेमिसेस में बैठे हैं उसी को हम कोर्ट बोलें। जिस जगह पे जज बैठ के और ऑन एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज, ऑन ओथ एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड है तो वो कोर्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा है कई बार कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्रेजेंस में भी, जेल्स में, प्रेजेंस में भी कोर्ट्स लगाई जाती हैं। विलेजेस में कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जहाँ पे भी जजेस और मजिस्ट्रेट बैठेंगे उसे कोर्ट कहा जाएगा। सेक्शन 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फैक्ट्स। फैक्ट्स किसे कहते हैं? एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग्स। थिंग का मतलब लैपटॉप जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन जिससे आप पढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट यानी कि लैपटॉप सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, थिंग की स्टेट क्या है। रिलेशन ऑफ थिंग्स, हमारे बीच में एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है, किसी के बीच में फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो हम अपनी इंद्रियों से बोधगम्य कर सकते हैं, उन्हें फैक्ट्स कहा जाता है, तथ्य कहा जाता है। कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी चीज़। स्टेट ऑफ थिंग्स यानी कि उस चीज़ की दशा, स्थिति। रिलेशन ऑफ थिंग्स, उन वस्तुओं के संबंध या रिलेशंस, आपस में क्या रिलेशन उन चीज़ों का है। जो भी चीज़ें हम अपनी सेंसेस से, सेंस जानते हैं ना आप, टच, स्मेल, हियरिंग, सी, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड थ्रू सेंसेस, any state of thing that can be perceived through senses, any relation of things that can be perceived through senses are facts. Secondly, any mental condition of which any person is conscious, किसी व्यक्ति की कोई मानसिक स्थिति जिसके बारे में व्यक्ति को जानकारी है, नॉलेज है, जिसको व्यक्ति समझ सकता है, वो भी एक फैक्ट है। अगर हम कहें कि वो व्यक्ति है जो कि मेंटल इलनेस में है, यानी कि उसकी मेंटल कंडीशन को हम समझ पा रहे हैं। हम कहें ये सामने में जो पर्सन बैठा है ये दुखी है, हम उसकी मेंटल कंडीशन को समझ पा रहे हैं। ये जो पर्सन है गुस्से में है, हम उसकी मेंटल कंडीशन को समझ पा रहे हैं। यानी किसी पर्सन ने खुशी में कोई काम किया, गुस्से में कोई काम किया, दुख में काम किया, ये भी उसके जो मेंटल कंडीशंस थी, ये भी फैक्ट्स हैं। ठीक है। सो वैसे तो फैक्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा डिटेल डिस्कशन बन सकता है, बट शॉर्ट में मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है, दैट इज एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और द रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों के स्थिति को महसूस कर सकते हैं, या फिर उन चीज़ों के रिलेशन को महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम फैक्ट्स में कहते हैं। या फिर किसी भी व्यक्ति की जो मनस्थिति है, मेंटल कंडीशंस हैं, जिसके बारे में वो व्यक्ति कॉन्शियस है, उसे भी हम फैक्ट में काउंट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बेयर एक्ट में दिए हुए मिल सकते हैं, इलस्ट्रेशंस, नॉट एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस आपको बेयर एक्ट में दिए हुए मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास में अभी बेयर एक्ट तो आप उसमें से देखें। देयर आर अ सर्टन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर इन अ सर्टन प्लेस इज अ फैक्ट। कोई एक वस्तु पर्टिकुलर तरीके से जमा रखी है एक जगह पर, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप अपनी स्क्रीन पे मेरे नोट्स को देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक फैक्ट है। आप जो मुझसे टीचिंग ले रहे हैं ये वर्चुअल फॉर्म में ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ये एक फैक्ट है।
अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ देखा या कुछ कहा या कुछ सुना या कुछ महसूस किया, ये सारे एक फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट, मैं बताया जो कहा वो फैक्ट है। दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, किसी के बारे में कोई धारणा अगर आप रखते हैं वो तो आदमी है ही खराब, ओपिनियन, वो भी एक फैक्ट है। हैड अ सर्टेन इंटेंशन, किसी के बारे में आपकी कोई मनस्थिति है, इंटेंशन है, गुस्से की, प्यार की, स्नेह की, वो भी एक फैक्ट है। एक्ट्स इन गुड फेथ or fraudulently or uses a particular word in a particular sense or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. That a man has a certain reputation is also a fact. व्यक्ति की इज्जत भी एक तथ्य है, एक फैक्ट है। तो ये सेक्शन 2 में स्पेसिफाई कर रखा है, सॉरी सेक्शन 3 में डिफाइन कर रखा है फैक्ट्स को, जो कि मैंने बताया अभी आपको। सेक्शन 3 में इनको सब सेक्शन नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे मैंने जो 1 2 3 लिखा है वो सिर्फ अपनी तरफ से लिख दिए, अदरवाइज इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इनके कोई भी सब सेक्शन गिवन नहीं है। पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं, थर्ड डेफिनेशन जो यहाँ पे देखिए रिलेवेंट के बारे में, कि रिलेवेंट किसे कहा जाए, कौन सी चीज़ काम की होगी। इसका सही शब्द अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ, रेलेवेंट यानी कि जो चीज़ काम की होती है, और इररेलेवेंट यानी कि बेकार। तो कौन सी चीज़ें रेलेवेंट होंगी और कौन सी चीज़ें इररेलेवेंट होंगी, बिकॉज जब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है और ऑब्वियसली वी विल कंसिडर द रेलेवेंट थिंग्स। कई बार कोर्ट में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट की जाती है तो जज पूछता है इज इट रेलेवेंट विद द केस, क्या ये केस के साथ किसी भी तरह से जुड़ी हुई है, क्या ये काम की है। तो रेलेवेंट मीन्स जो कहीं ना कहीं यूजफुल है, और अगर इररेलेवेंट है देन तो मतलब नहीं। आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों का क्या माइंड है, क्या आप सोच रहे हैं, कितना आपने पहले पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ये सब रिलेवेंट है इस क्लास से। आपके पड़ोस में कोई एक पर्सन मिस्टर एक्स रहते हैं, वो इस समय क्या कर रहे होंगे दैट इज इररेलेवेंट। भाई वो कुछ भी कर रहे हो ये हमारे इस क्लास से रिलेवेंट नहीं है। तो रिलेवेंट एंड इररेलेवेंट मीन्स, रेलेवेंट मीन्स जो पर्टिकुलर केस से, पर्टिकुलर सिचुएशन से, पर्टिकुलर फैक्ट्स से रिलेटेड है, इररेलेवेंट विच इज नॉट रिलेटेड। तो देखिए रेलेवेंट के बारे में क्या लिखा है, वन फैक्ट, एक फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के लिए रिलेवेंट समझा जाएगा व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर, जबकि दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, इन एनी ऑफ द वेज, कोई भी ऐसे तरीकों से जो कि रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। यानी कि एक तथ्य दूसरे तथ्य के लिए रेलेवेंट तब समझा जाएगा जबकि वो दोनों तथ्य आपस में इस तरह से जुड़े हुए हों जो तरीके इस एक्ट के, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 में बताए गए हैं। सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 2 है इसका, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से डील करता है, तरीके बताता है कि कौन कौन से फैक्ट्स को रेलेवेंट समझा जाएगा और कौन से को इररेलेवेंट समझा जाएगा। तो किसी भी फैक्ट को हम तभी रेलेवेंट समझेंगे जबकि वो दूसरे फैक्ट से इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से रिलेटेड है, इस तरह से कनेक्टेड है। कौन से तरीके, जो तरीके रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के चैप्टर में बताए गए हैं, सेक्शन 5 से लेकर 55 तक बताए गए हैं। ठीक, दैट वाज थर्ड डेफिनेशन अंडर सेक्शन 3। और आज की लास्ट डेफिनेशन हम लेते हैं सेक्शन 3 में, जो फोर्थ डेफिनेशन में दे रखी है, फैक्ट्स इन इशू, तथ्य जो कि विवादक हैं, जिनके बारे में विवाद उत्पन्न हो रहा है। फैक्ट्स को हमने समझा और अब उन्हीं की बात करेंगे, फैक्ट्स जो कि इशू में है। कोई ऐसा फैक्ट जो मैंने कहा कि ये है और आपने मान लिया कि हाँ ये है, दैट इज नॉट एन फैक्ट इन इशू। लेकिन मैंने कहा ये है और आपने कहा कि नहीं ये नहीं है, देन इट विल बिकम अ फैक्ट इन इशू। मैंने पूछा क्या एफिडेविट्स पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है,
आपने कहा नहीं और मैंने कहा यस, तो अब ये बन जाएगा फैक्ट इन इशू। मैंने भी कहा नहीं, आपने भी कहा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेड हो गया। लेकिन आपने कहा नहीं और मैंने कहा हाँ, तो ये बन जाएगा फैक्ट इन इशू। अब क्या करेंगे, मैं अपनी तरफ से एविडेंसेस प्रेजेंट करूंगा ये प्रूव करने के लिए कि ये मेरा जो तथ्य मैंने रखा है, मैंने जो फैक्ट रखा है, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज ऑन एफिडेविट। तो मैं अपनी तरफ से एविडेंस प्रेजेंट करूंगा और आप अपनी तरफ से एविडेंस प्रेजेंट करेंगे दैट फैक्ट्स जो आपने रखे हैं वो आपके सही है। ये होता है फैक्ट्स इन इशू, विवादक तथ्य। देखें क्या लिखा है, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या तो कोई फैक्ट अपने आप में या किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट टू एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। समझ लेते हैं क्या लिखा है। या तो कोई तथ्य अपने आप में या किसी दूसरे तथ्य के संबंध में, अपनी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। मैं कहूं कि यहाँ बारिश हो रही है, आप कहें नहीं हो रही है, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड या फिर नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। नेचर और एक्सटेंट से ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड, कोई वस्तु है, कोई फैक्ट है, उस फैक्ट का नेचर कैसा है, उस नेचर से रिलेटेड, या उसका एक्सटेंट ऑफ राइट कितना है। राइट तो है लेकिन उस राइट, वो राइट किस एक्सटेंट तक है, वो लाइबिलिटी किस एक्सटेंट तक है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी किस एक्सटेंट तक है। ये बात या तो असर्ट की जाती है यानी कि मानी जाती है, या फिर डिनाई की जाती है यानी कि मना की जाती है। इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी सूट या प्रोसीडिंग में, तो उसे फैक्ट्स एंड इन इशू कहा जाएगा। एक व्यक्ति कहता है एग्जिस्टेंस, दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस। एक कहता है कि इसका राइट ज़्यादा है, दूसरा कहता है राइट कम है। एक कहता है लाइबिलिटी ज़्यादा है, दूसरा कहता है लाइबिलिटी कम है। एक असर्ट करता है, दूसरा डिनाई करता है। तो ये सब सिचुएशंस बन जाती हैं फैक्ट्स इन इशू की। इन क्रिमिनल केसेस द एलिगेशन, हमने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मुझे मेरी संपत्ति पर कब्जा किया। द एलिगेशन constitutes the facts in issue. In civil matters, the process of asserting facts in issue is known as framing of issues. तो जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो फैक्ट इन इशू ही वर्ड यूज़ किया जाता है, और सिविल मैटर्स जो होते हैं उसमें कोई फैक्ट्स जिनको असर्टेन करना है, असर्टेन करने का मतलब जिनको फाइनली हमें डिसाइड करना है। यानी कि सपोज एक पार्टीशन सूट है, दो भाई हैं, दोनों ने पार्टीशन सूट, दो में एक ने दूसरे के ऊपर पार्टीशन सूट फाइल किया कि भाई मेरी संपत्ति का मैं बंटवारा चाहता हूँ। तो अब कोर्ट के सामने ये डिसीजन लेना है इस फैक्ट का। एक भाई कह रहा है कि हमारा बंटवारा पहले से हो चुका है, इसके हिस्से की संपत्ति मैं इसको पहले से दे चुका हूँ, और दूसरा भाई कह रहा है कि नहीं, कोई बंटवारा हुआ नहीं है, मेरे पास जो संपत्ति है वो मेरी खुद की खरीदी हुई है, और जो मेरी पैतृक संपत्ति थी उसमें से मेरा कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो मुझे पार्टीशन करवाया जाए। अब कोर्ट के सामने क्या है, कोर्ट हैज़ टू असर्टेन अ फैक्ट इन इशू। तो जब किसी फैक्ट इन इशू को असर्टेन करना है यानी कि उसको डिटरमिन करना है, उसके फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना है कि क्या रियलिटी है, उसी को फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहा जाता है। कि हमें कौन कौन से फैक्ट्स इन इशू को असर्टेन करना है, उसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहा जाता है सिविल मैटर्स में। ऑर्डर 14 रूल 1 से लेकर रूल 7 तक ये स्पेसिफाइड है CPC 1908 में। यहाँ 108 लिखा हुआ है, इसको गलत मत पढ़ लीजिएगा, 1908 होना चाहिए वो। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से रिलेटेड ऑर्डर 14 रूल 1 टू रूल 7 स्पेसिफाई करते हैं। सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की हमारी फर्स्ट क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो कुछ ना कुछ और क्लैरिटी आज की क्लास के थ्रू आपको मिल सका होगा। इसे हम कंटिन्यू रखेंगे डेली बेसिस पे, सेम टाइम पर। किसी तरह के कोई डाउट्स अराइज होते हैं तो आप डेफिनेटली अगली क्लास के लिए निकाल के रखें अपने